ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੁਣੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤਨੂ ਸ਼੍ਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਤਨੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਨੂ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਸਪੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਨੂ यूक्रेन च किहड़े कॉलेज तुसीं स्टडी करदे सीगे, पता सी कि इस तरह दे हालात बनणगे, हमला होवेगा? टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ मैं, 3rd ईयर में। तो उन्होंने हमें ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था कि वॉर होगा। उन्होंने हमें बोला था काम रहने के लिए, कोई वॉर नहीं होगा। और जो बच्चे अगर मतलब फोर्स डाल रहे थे यूनिवर्सिटी के ऊपर कि वॉर हो सकता है, तो यूनिवर्सिटी ने बोला था कि जिन बच्चों को जाना है वो चले जाएं। बट उन्होंने ऑनलाइन नहीं की क्लास ऑफलाइन ही। उन्होंने बोला क्लास ऑफलाइन नहीं होगी, जिनको जाना है पर वो जाएं, ऐसा उन्होंने हमें बोल दिया था। उन्होंने हमें ऐसा कुछ बताया नहीं था कि डेंजर है यहाँ पे। उन्होंने सब कुछ काम और सेफ रखा हुआ था। जिस दिन कीव में अटैक हुआ है सुबह, उस दिन भी हमारा कॉलेज था ऑफलाइन और हम जाने वाले थे उस दिन कॉलेज। पर जब अटैक हुआ और जैसे ही अटैक हुआ वैसे ही उन्होंने क्लासेस ऑनलाइन कर दी। तो ऐसा पता था, माहौल ऐसा लग रहा था कि वहां पे कि यूक्रेन में हमला हो सकता है, जैसे इंडियन मीडिया दिखा रहा था लगातार कि यूक्रेन पर हमला हो सकता है? नहीं, वहाँ पे माहौल ऐसा था ही नहीं। वहाँ पे बहुत नॉर्मल माहौल था। हम हर रोज की तरह क्लास जा रहे थे, हर रोज की तरह सब अपनी एक्टिविटीज कर रहे थे। माहौल मतलब हमें ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि यहाँ पे वॉर हो सकता है। इसीलिए बच्चे शायद वापस नहीं आए सारे, क्योंकि फील ही नहीं हुआ हमें। वहाँ के लोग टेंशन में थे, ऐसा कुछ हो सकता है? जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हो, आस पड़ोस में जैसे रहते हो, जहाँ पीजी में आप रहते होगे, वहाँ कुछ था माहौल ऐसा कि लोग डरे हुए थे? कुछ वहाँ के लोग तो नहीं डरे हुए थे, पर वहाँ के लोग ने हाँ प्रिकॉशंस ले लिए थे। उन्होंने बस एक्सेस में थोड़े से अपने ग्रोसरीज रख लिए थे। बाकी उन्होंने और कोई प्रिकॉशन नहीं लिया था। सब अपना नॉर्मल जैसे जिंदगी जीते हैं वैसे ही वो लोग सब जी रहे थे। ना उन्होंने हमें कोई ऐसे अपडेट दिया कि वॉर होने वाला है। प्रशासन और कॉलेज की तरफ से कोई गाइडलाइन? नहीं, कोई गाइडलाइंस नहीं थी। गाइडलाइंस बस इतनी थी, जिसको घर जाना है वो जा सकते हैं, उनको फ्री रीवर्क मिल जाएगा। बाकी जो रह रहे हैं यहाँ पे वो ऑफलाइन पढ़ेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि इंडिया मीडिया लगातार दिखा रहा था, आपके घर की तरफ से कोई फोन कॉल गया था कि ऐसा हो सकता है कि आप वापिस आ जाओ? हाँ, मेरे फैमिली वाले डर गए थे मीडियाज में देख के कि वॉर होने वाली है। बट हम लोग को इतना न्यूज वगैरह नहीं देखते, तो हमें लगा नहीं होगी वॉर। तो हम लोग उनको बस कंफर्ट दे रहे थे कि यहाँ पे तो सब कुछ नॉर्मल है, वॉर नहीं होगी। तो पर वो फिर भी बोल रहे थे आने का। फिर हमने सोचा आने का, पर जो एयर इंडिया की फ्लाइट्स थी वापस आने की, उनका रेट बहुत ज्यादा हाई था। तो इसलिए फिर मैंने बोला मैं तो नहीं आ पाऊंगी, तो मैं नहीं गई इसलिए। और बहुत सारे बच्चे इसलिए रुक गए। अभी क्या सपने लेके वहां पे गए थे? अभी ये वॉर चल रहा है तो क्या लगता है किस तरह का माहौल अभी है? स्टडी भी बीच में रहेगी आपकी? हाँ, पहले तो एक तो हमारी स्टडी का बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। पहले कोविड हो गया था, उसकी वजह से लॉस हुआ। अभी वॉर हो गई है, और वॉर तो और भी बहुत बुरी चीज है। ये पता नहीं कब रुकेगी, कोई भरोसा नहीं है। क्या होगा कंट्री का कोई भरोसा नहीं है। मतलब कुछ इनसिक्योर है, अनसर्टिनिटी है हर चीज में। कुछ पता नहीं है हमें क्या होने वाला है। तो डिग्री का तो हमें पता ही नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जैसे मैंने तस्वीरें दिखाई हैं, आपके पैरों में छाले पड़ गए हैं, चलना मुश्किल हो रहा है आपको। आप कहाँ पे रह रहे थे? कहाँ तक आप पैदल गए हो? कहाँ से आपको फ्लाइट मिली? कितने समय बाद फ्लाइट मिली आपको? मैं टर्नोपिल में रह रही थी। जैसे ही फर्स्ट अटैक हुआ कीव में, हमने डिसाइड किया फ्रेंड्स के साथ कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो हमने अपनी प्राइवेट बस की निकलने के लिए वहां से, और टर्नोपिल से हम निकले पोलैंड के लिए, शेन्यानी मेदुका बॉर्डर जो एडवाइजरी में लिखा हुआ था पैदल आने वाले लोगों के लिए। तो हम वहां से निकले। फिर जो बस ड्राइवर था उसने हमें शेन्यानी जो है वहीं पे उतार दिया। और वो ऑलमोस्ट पोलैंड बॉर्डर से 40-45 किलोमीटर दूर तो है वो जगह ऑलमोस्ट। तो वहां पे उसने हमें उतार दिया। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप हमें आगे तक छोड़ दें थोड़ा, और हम इतना नहीं चल सकते, बच्चे हम लोग, ऊपर से माइनस में टेम्परेचर है बाहर। बट वो बस ड्राइवर नहीं माने, उनका भी अपना ही कंसर्न था कुछ कि वो नहीं जान चाहते थे बॉर्डर तक। तो हम लोग उतर गए। फिर वहां से हमने वॉक करना स्टार्ट किया, और हम लोग पूरा रात हमने वॉक किया है, पूरा दिन हमने वॉक किया है। अगले दिन शाम को हम लोग पहुंचे हैं फर्स्ट चेक पॉइंट पे। और ये चल चल के ऐसा हुआ है क्योंकि हमें 1 मिनट के लिए भी, क्योंकि रास्ते में कोई शेल्टर नहीं था, कोई ब्लैंकेट नहीं थी हमारे पास,
खाना जो था वो हम लाए थे, वो हम थोड़ा थोड़ा करके खा रहे थे कि खत्म ना हो जाए। और हमने लोकल लोगों से हेल्प मांगी तो वो लोग भी हेल्प नहीं कर रहे थे, वॉर की वजह से वो लोग भी डरे हुए थे, तो वो भी हमारी हेल्प नहीं कर रहे थे। तो किसी ने हमें हीटर वगैरह भी नहीं दिया, तो इसीलिए हम बहुत बुरी हालत हो गई थी हम लोग की बॉर्डर तक पहुंचते पहुंचते। बाकी स्टूडेंट के क्या हालात थे? अब आप जब सभी स्टूडेंट के साथ वापस आ रहे थे, उनकी क्या कंडीशन थी? जैसे आपकी कंडीशन हम देख रहे हैं, उनकी क्या कंडीशन थी? सब बच्चों की यही कंडीशन है, सब बच्चे चल चल के बिल्कुल थक चुके हैं। इवन जब मैं बॉर्डर पे पहुंची तो फर्स्ट चेक पॉइंट है, बॉर्डर पे 3 चेक पॉइंट्स क्रॉस करने हैं तब आप एम्बेसी के पास पहुंचोगे। जो फर्स्ट चेक पॉइंट है वहां से ही बच्चे वापस जा रहे हैं, वापस बुक करके जो सिटी से वो लोग भाग के आए हैं वहां पे ब्लास्ट, उस सिटी पे वो लोग वापस जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे रहे थे सोल्जर्स यूक्रेनियन, वो लोग बॉर्डर ही नहीं क्रॉस। 3-3 दिन से बच्चे वहां पे। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई हैं जैसे वहां के सोल्जर स्टूडेंट पर हमला भी कर रहे हैं, मार भी रहे हैं। हाँ, हमारे सामने भी हुआ है। हम लोग को उन्होंने बॉर्डर के, वो लोग क्या करते हैं, बॉर्डर खोल देते हैं। अब वो लोग गवर्नमेंट को तो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि बॉर्डर खुल गया है, पर वो लोग हमें अंदर ले जाके बिठा देते हैं और सोल्जर्स खड़े रहते हैं। अब वो हमें बोलते हैं वी आर हेल्पिंग यू, बट हेल्प की जगह वो हमें बस रोड पे बिठा के रखा है उन्होंने पूरी रात, और हमें बीमार कर रहे हैं वो लोग। और हमारे सामने अगर बच्चे थोड़ा सा भी प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने बोला है हम जा सकते हैं तो हमें क्यों नहीं जाने दे रहे, तो वो लोग गन्स ऐसे फायर करने लग जाते हैं एयर में, डराने के लिए बच्चों को। और कुछ बच्चों को, जो अफ्रीकन बच्चे थे, उन्होंने ज्यादा प्रोटेस्ट कर दिया था तो उनको वो लोग मुझसे भी मार रहे थे लाठी से। तो वहां पे सोल्जर्स का बिहेवियर तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। मतलब बच्चे इतना चल के आ रहे हैं, उसके बाद सोल्जर्स का भी बिहेवियर जब ऐसा होता है ना, तो बच्चों की उम्मीद टूट जाती है कि आगे वक्त मम्मी पापा से लगातार संपर्क हो रहा था, क्या हालात उस वक्त घर पे भी? यहाँ पे वॉर के वक्त ऐसा था कि चार्जिंग का तो कोई सोर्स नहीं था, तो मैं तो सिर्फ अपने डैडी से बात कर रही थी 2-3 मिनट के लिए बस। मैं थोड़ा सा जब आगे पहुंच जाती थी, कोई अपडेट आती थी तो मैं उनको अपडेट देने के लिए कॉल कर देती थी, बाकी टाइम मैं अपनी बैटरी बचा रही थी। पर जब मेरा फोन डेड हो गया उसके बाद तो कोई सोर्स नहीं था। और इवन जो सोल्जर्स के पास जो चार्जिंग पॉइंट था, वो चार्जिंग पॉइंट पे भी हमको चार्ज नहीं करने दे रहे थे वो लोग फोन, तो हमें कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे हम लोग फैमिली को। इन हालातों में क्या आप हिम्मत हार गए थे? लगता था कि वापस देश पहुंच पाओगे? हाँ, हिम्मत तो हम बहुत बारी हारे हैं। ऐसे पहली बात तो इतना 40-50 किलोमीटर चलने में ही बच्चे की हिम्मत टूट जाती है। तो हम तो आधे टाइम तो हम लोग एंड तक तो हमें बिल्कुल ऐसी फीलिंग ही नहीं आ रही थी। दर्द भी ना ऐसा हो चुका था कि दर्द भी फील होना बंद हो गया था, पूरी बॉडी सुन्न हो चुकी थी ठंडी में। तो हम लोग उम्मीद तो हार ही चुके थे। ऊपर से जब हम बॉर्डर पे पहुंचे, हमने बॉर्डर पे ये देखा सोल्जर्स का, तब तो हमारी उम्मीद टूट गई कि एम्बेसी तो यहाँ तक आ नहीं पाएगी और हम पहुंच नहीं पाएंगे वहां तक, क्योंकि बच्चों को ही नहीं जाने दे रहे हैं वो लोग। तो उम्मीद तो हमारी वैसी टूट गई थी। ठंडी थी, ब्लैंकेट नहीं था, मेरे दोस्त लोग सब बीमार होने लग गए थे, खाना नहीं था, पानी नहीं था। फिर बच्चों ने ही फिर लकड़ियां तोड़ के बच्चे ला रहे थे फॉरेस्ट से और खुद ही आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। कितना पैदल आप चले थे? जैसे आपने बोला कि दो दिन के आसपास लगे थे आपको जहां तक आपने पहुंचना था। कितना किलोमीटर का सफर आपने तय किया? 40-50 किलोमीटर तो होगा आराम से। उसके आगे फिर हमने 5 किलोमीटर और चला है, जब हमें फर्स्ट चेक पॉइंट से छोड़ दिया गया सेकंड चेक पॉइंट तक 5 किलोमीटर। अटैक से कितनी दूर आप रह रहे थे जहां पे अटैक हो रहा था विजयन में? अटैक से तो हमारी सिटी काफी दूर थी और हमारी सिटी वॉर जोन में डिक्लेयर हो गई थी, बट अटैक नहीं हुआ था वहां पे कोई। पर हमें हर रोज रात में सायरन बजते थे वार्न करने के लिए, और लाइट्स ऑफ कर दी जाती थी पूरी सिटी की, और ताकि एयर स्ट्राइक में मतलब लाइट नहीं होनी चाहिए वो, उसके लिए। तो हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे रहना बिल्कुल सेफ नहीं है। डर लग रहा था जब सायरन बजता था? हाँ, डर लग रहा था। और मैं तो शूज पहन के बैठी थी पूरी रात। शूज पहन के मैं अपने बेड पे बैठी हुई थी और मैं देखती जा रही थी आसमान की तरफ, और मैं सोच रही थी अभी गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, ऐसे डर लग रहा था। और जैसे ही सायरन बजता है तो आपको भागना होता है बंकर की तरफ, तो हम लोग इसीलिए बैग तैयार करके और जूते पहन के बैठे थे कि सायरन बजेगा तो बंकर में भागना पड़ेगा। तो आपने बंकर वहां पे मिले हुए थे, आपको सेफ रखा हुआ था कि बंकर है? बंकर कैसा था, मैं तो बंकर में नहीं गई क्योंकि हमारे हॉस्टल वालों ने बोला कि वार्निंग साइन है, बट जो मेरे फ्रेंड्स थे वो लोग बंकर में गए थे। बंकर कैसा होता है, जो बिल्डिंग्स होती है ना उनके अंडरग्राउंड ही बना दिया जाता है। तो बंकर मतलब ऐसे कोई सेफ प्लेस नहीं होती, बस वहां पे ऐसे पाइप्स वगैरह होती हैं बिल्डिंग की, और वो बस वैसे
नॉर्मल सी जगह होती है, ऐसा कुछ वो नहीं होता उसमें, बिल्कुल सेफ्टी वाला। तनुश्री कितने दिन खाना, मतलब कि स्टॉक तो थोड़ा था खाने के लिए, कितना खाया, बचा के रखा हुआ था खाना की पहुंच पाएंगे देश तक, कैसा? हमने तो स्टॉक खाने का ही लिया था। खाना भी हम लोग ऐसे खा रहे थे कि मतलब इतना ही खाएं कि चक्कर ना आए और चलते जाएं, बस बॉडी काम करे, उतना ही खा रहे थे हम लोग। और एक टाइम के बाद खाना भी खत्म हो गया, तो हमें पता है एक टाइम के बाद फील भी नहीं हो रहा था कि हमने खाना खाया है कि नहीं खाया। हमें बस ये था कि हमें ये बॉर्डर क्रॉस करने देते, हम घर चले जाएं। खाने की हमें भूख प्यासी हम भूल गए थे कि खाना खाया। हमने शायद 2 दिन तो खाना ही नहीं खाया, मुझे याद भी नहीं हमने खाना खाया है कि नहीं खाया है, क्योंकि हमें होश ही नहीं था कि खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमें बस ये लग रहा था कि बॉर्डर क्रॉस करवा दे हमारा, खाना हम खाते रहेंगे। बुआ के घर पहुंचे हो, सबसे पहले किससे बात की यहाँ पे आके? यहाँ पे सबसे पहले आके इससे बात की, सोनू से, मेरी बहन है, इससे बात की, और फिर इसने मेरा वेलकम किया, तो खुशी हो रही है घर आके। बट ये वेलकम शायद इसीलिए है सारा। एक तस्वीर दिखा दिंने ਅਸੀਂ ये वेलकम घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ है ਵਾ। पापा से बात हुई, पापा भी रोए होंगे? हाँ, मेरे डैडी वो वैसे मेरे सामने नहीं रोते हैं, वो बहुत ऐसे स्ट्रांग, आर्मी में है तो वो बिलीव करते हैं, स्ट्रांग ऐसे दिखाते हैं। बाकी बुआ बोल रही थी कि वो रो रहे हैं, बट वो मेरे सामने एक बारी भी नहीं रोए। मैं उनसे ही बात करती थी इसलिए, क्योंकि मुझे लगता था मम्मी से बात करूंगी तो मम्मी मेरी आवाज सुनते ही रोने लग जाती थी, तो मैं उनसे बात करती थी तो वो मुझे हौसला देते रहते थे कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं उनको अपडेट देती रहती थी, तो वो मेरे को समझाते रहते थे कि यहाँ से ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, तो वैसे चलता रहा। फिर पापा तो आर्मी में, आप तो वॉर देख के आए हो। हाँ। तो बात हुई ऐसी कि आप तो आर्मी में हो ऐसे? हाँ, फ्रेंड्स मेरे वही बोल रहे थे। वहां पे शायद सबसे ज्यादा हिम्मत मैंने दिखाई, क्योंकि बाकी सब लोग ना सबसे बड़ा पॉइंट है हिम्मत वाला, हिम्मत दिखाना। नॉर्मल फैमिली के थे ना, तो उनको ना बहुत सारी चीजें नहीं देखने को मिली थी। हम लोग फिर भी मनाली में गए थे, लाहौल स्पीति, हमने देखा है सोल्जर्स कैसे रहते हैं। तो मैं मतलब मेंटली प्रिपेयर थी कि कुछ अच्छा तो नहीं मिलेगा बिल्कुल, पर उन्होंने शायद उतना भी मेंटली प्रिपेयर नहीं। तो हम लोगों ने फिर भी, लड़कियों ने बहुत हिम्मत दिखाई है। हमने मतलब अगर मेरी हिम्मत छूट जाती थी तो मेरी दूसरी फ्रेंड है वो हिम्मत था, हमने ऐसे टर्न वाइज करके सबने हिम्मत रख ली और सब एक दूसरे को आगे ले गए कि किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। पापा मिलने अब? पापा देखो अभी उनको छुट्टी मिलेगी तो आएंगे मिलने के लिए वहां से। वैसे मुझे लगता नहीं अभी वहां से आ पाएंगे, वहां पे भी लाहौल स्पीति में माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, तो वहां पे स्नोफॉल बहुत हो रखी है। मम्मा से एक बात होगी? मम्मी से हाँ बात हो रही है, जाना तो पुणे ही था, पर उनके पास अभी पहुंच नहीं पाए, देखते हैं, जाते हैं अभी थोड़े दिनों में। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको हेल्प मिला? जैसे आप दिल्ली तक तो पहुंच गए, यहाँ तक का कुछ सफर, क्योंकि पैसा नहीं होगा आपके पास, यहाँ तक कैसे आए फिर? वही मैंने सुना था कि स्टेट गवर्नमेंट हेल्प करने वाली है, बट मैं जब एयरपोर्ट पे पहुंची तो स्टेट गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने बोला मैं टैक्सी बुक कर देता हूँ या फिर रोडवेज, पंजाब रोडवेज में आपको बिठा देता हूँ बस स्टैंड से। तो मैंने बोला पैसे आप दोगे? तो उन्होंने बोला नहीं, पैसे तो आपको ही देने हैं। तो मैंने बोला फिर तो टैक्सी में ही बुक कर लेती हूँ, मेरे को तो आता है ये सब। तो बोलते ठीक है कर लो आप, आपकी मर्जी है। बोलते फोटो खिंचवा लो। मैंने बोला अच्छा बस फोटो खिंचवाने के लिए आए हो आप एयरपोर्ट पे कि हमने रिसीव कर लिया है बच्चे को, हम ले जा रहे हैं बच्चे को, लिख के डाल दोगे बस। तो वही, बाकी टैक्सी तो मेरे वो हापिते चाचा है, उन्होंने बुक किया है, उन्होंने हेल्प की है। ਸੋ ਬੁਆ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਛਾਲੇ ਪਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂ ਹੈਗੇ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਊਗੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਘਰੇ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਊਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੇਟ ਆਈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਰੋਨੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਰੋਨੀ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਹਰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਪੂਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੈਰ ਦਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਭੂਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤੇਲ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਲਗਾਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸੁੱਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਰਿਹਾ। ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਸੌਕਸ ਪਾਤੀ, ਉਹ ਪਾਤੀ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੱਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਟੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਤੇਲ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤਨੂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਨੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਤਨੂ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਕੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿੰਦੂ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।